देखा जाए लास्ट लेक्चर तक जो हम लोग बात कर रहे थे सीरीज में बेसिकली हम लोग जो समझ सके हैं व्हाट इज सीरीज, फिर उसके बाद टाइप ऑफ सीरीज, फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज, फिर इनफाइनाइट सीरीज का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने समझा कि कब इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट होगी, कब इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट होगी, कब इनफाइनाइट सीरीज ऑसिलेटरी। ये सारी बातें हम लोगों ने की। इतनी सारी बातें करने के बाद फिर एक ज्योमेट्रिक सीरीज लिया गया और कहा गया उस ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो याद होना चाहिए। उस ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो यदि 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर उस ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो 1 या 1 से बड़ा होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। ओके, याद आ गया होगा। फिर कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझाई गई। उसमें कहा गया किसी भी दिए गए इनफाइनाइट सीरीज में यदि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को हम ऐड कर लें या उसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो सीरीज के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर वह कन्वर्जेंट थी तो कन्वर्जेंट रहेगा, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट रहेगा, जो भी था वो रहेगा, उसके नेचर में कोई चेंजिंग नहीं। फिर आपको दूसरी चीज भी बताई गई। उसमें कहा गया अगर इनफाइनाइट सीरीज आपको दी गई और अनफाइनाइट सीरीज में नॉन जीरो स्केलर से नॉन जीरो कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इनफाइनाइट सीरीज के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर आपने चौथी प्रॉपर्टी के रूप में देखा था, तीसरी प्रॉपर्टी देखा ताकि यदि दिए इनफाइनाइट सीरीज के सारे टर्म पॉजिटिव है तो या तो वह सीरीज कन्वर्जेंट होगी या तो वह सीरीज डाइवर्जेंट होगी या ऑसिलेटरी हो ही नहीं सकती। फिर आपके सामने आया एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि किसी भी इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की हम ग्रुपिंग इन एनी वे कर सकते हैं बट इन इवन टर्म्स, वो भी आपको कल समझाएंगे। फिर डाइवर्जेंसी टेस्ट की बात हुई कि अगर दी गई सीरीज इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, मतलब सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हैं, तो उसका एनथ टर्म अगर आप बता सकते हैं तो बता दीजिए, उसको एन से डिनोट कर दीजिए और उस पर एक लिमिटिंग ऑपरेशन लगाइए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इक्वल्स जो आए वह वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो सर्टेनली वह सीरीज डाइवर्जेंट होगी। लेकिन सतर्क भी किया गया था कि अगर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब ये निकाल मत लीजिएगा कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ऐसा कोई मीनिंग मत निकालिएगा। ओके, फिर उसके बाद आपसे कहा गया नेक्स्ट आया आपके सामने ऑक्सिलरी सीरीज, जिसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया लेटेस्ट लेक्चर में। उसमें कहा गया आपसे कि अगर एक सीरीज जो किसी भी दूसरे सीरीज के नेचर को डिसाइड करने में हेल्प का काम करे, हेल्प दे, तो उस सीरीज को हेल्पिंग सीरीज या ऑक्सिलरी सीरीज कहते हैं, और जिसको हम सिग्मा 1/n टू द पावर p के फॉर्म में लिखते हैं। फिर इसको स्टडी किया आपने कि सिग्मा 1/n टू द पावर p में याद रखना होगा क्योंकि जरूरत पड़ेगी सिग्मा 1/n टू द पावर p को, जहां n नेचुरल नंबर है, तो सिग्मा 1/n टू द पावर p को हम लोगों ने ऑक्सिलरी सीरीज कहा। और इस ऑक्सिलरी सीरीज में अगर p 1 से बड़ा होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर p 1 या 1 से छोटा होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपैरिजन टेस्ट में, फिर इससे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे समाप्ति की तरफ। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है इसको देखना है। कंपैरिजन टेस्ट में क्या है, ये दो सीरीज, एक सिग्मा an दिया है, दूसरा सिग्मा b, और दोनों की दोनों सीरीज क्या है, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो वैसे जो पॉजिटिव टर्म्स की इनफाइनाइट सीरीज आपसे बोली गई, तुरंत आपके दिमाग में ये बात तो बन ही जाती है या तो यह सीरीज कन्वर्जेंट होगी या तो यह सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो सिग्मा an एंड सिग्मा bn आर टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म,
सच दैट an और bn इस इनफाइनाइट सीरीज और इस इनफाइनाइट सीरीज के n टर्म का रेशियो होता है an अपॉन b n टर्म का रेशियो n टर्म के रेशियो पर एक लिमिटिंग ऑपरेशन लगाने पर an अपॉन bn पर लिमिटिंग टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वह क्या है फाइनाइट l इज फाइनाइट एंड नॉन l इज फाइनाइट एंड नॉन संख्या इसका मतलब सीधा सीधा क्लियर कट आप सीधे कहा जा रहा है कि अगर दो इनफाइनाइट सीरीज आप फर्स्ट टर्म आपको दिए दो इनफाइनाइट सीरीज आप फर्स्ट टर्म आपको दिए जा रहे हैं तो हर एक सीरीज के हर एक टर्म करस्पॉन्डिंग दोनों सीरीज के करस्पॉन्डिंग टर्म का जो रेशियो होगा वह हमेशा फाइनाइट एंड नॉन जीरो होना चाहिए खाली an और bn के लिए नहीं कहा जा रहा समझने के लिए तो हर एक की बात की जा रही है हर एक का अगर इस सीरीज का पहला टर्म लेंगे तो a1 होगा इस सीरीज का पहला टर्म लेंगे तो b1 तो a1 और b1 का जो रेशियो हो गया वो क्या था a1 अपॉन उस पर भी लिमिट टेंस टू इनफाइनाइट किया कल जो अब जो वैल्यू मिले वह क्या होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए जीरो ना हो और फाइनाइट तो या तो दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होगी या तो दोनों सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंट ये हमने कहा दोनों के दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी या तो दोनों के दोनों सीरीज डाइवर्जेंट अभी तो लग रहा है कि हमको कोमा में डाला जा रहा है लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज जो होगी वो ऑक्सिलरी सीरीज होगी और उसका नेचर प्री डिसाइडेड होगा इन दोनों में से अगर किसी एक सीरीज का नेचर प्री डिसाइडेड हो जाए तो दूसरे सीरीज को हम कह देंगे इस कंपैरिजन टेस्ट के आधार पर कंपैरिजन टेस्ट का आधार पे या तो दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होगी या तो दोनों सीरीज डाइवर्जेंट होगी तो दोनों कन्वर्जेंट होगी या दोनों अगर एक का नेचर हम बता दे रहे हैं कि सिग्मा bn कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब कंपैरिजन के अनुसार सिग्मा an भी क्या होगी कन्वर्जेंट अगर सिग्मा bn डाइवर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट के अनुसार सिग्मा an भी क्या होगा डाइवर्जेंट बस आपके वाई इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो चलिए पहले इसकी प्रूफ की बात कर लेते हैं प्रूफ पे आते हैं हम लोग प्रूफ की बात करते हैं पहले जो आपको दिया गया तो इनफाइनाइट सीरीज एक दिया गया सिग्मा an का मतलब क्या होगा a1 plus a2 plus a3 and dot dot plus an and plus dot dot सिग्मा bn की बात करेंगे तो सिग्मा bn is equal to the b1 plus b2 plus b3 and plus dot dot plus bn and dot dot ये दो इनफाइनाइट सीरीज आप पढ़ सकते हैं आपके सामने अब इसके साथ जो कहा क्या गया है कि इन दोनों ही इनफाइनाइट सीरीज का फर्स्ट टर्म का जो रेशियो है वह फाइनाइट एंड नॉन मींस a1 upon b1 finite and non-zero a2 upon b2 finite and non-zero a3 upon b3 finite and non-zero an upon bn finite and non-zero हमारे अनुसार नहीं थियरम के दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार इनके हर एक टर्म का दूसरे सीरीज के करस्पॉन्डिंग टर्म के रेशियो के साथ रेशियो जो बनेगा वो फाइनाइट एंड नॉन अगर फाइनाइट एंड नॉन-जीरो है तो लेट lambda be the greatest value of these ratios फिर से समझ लीजिएगा क्या होता है ताकि प्रॉब्लम में जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट के अनुसार इन दोनों ही सीरीज की करस्पॉन्डिंग टर्म के साथ जब रेशियो ले रहे हैं तो वो फाइनाइट एंड नॉन जीरो होना चाहिए इसका मतलब a1 और b1 का रेशियो फाइनाइट एंड नॉन जीरो a2 b2 का रेशियो फाइनाइट एंड नॉन जीरो का a3 b3 का रेशियो नॉन फाइनाइट एंड नॉन जीरो का an का रेशियो फाइनाइट एंड नॉन जीरो तो हर एक का रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं कि एक जैसा ही है पर मान लेते हैं हर एक का रेशियो निकाला है a1 b1 का a2 b2 का a3 b3 का an का रेशियो निकाला
इनके रेशियो का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वह क्या है, लैम्डा। अगर लैम्डा है जिसका तो a1 अपान b1 लैम्डा या लैम्डा से छोटा हो, तो ये आपने कह दिया, इसका मतलब होता है दैट a1 अपान b1 is less than lambda, a2 upon b2 is also less than lambda, a3 upon b3 is also less than lambda, and lambda so on. ऐसे ही an upon bn is also less than lambda, and lambda so on. अब अगर आपने कहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका a1 b1 का जो रेशियो है लैम्डा से, तब एक लैम्डा इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल दीस रेशियो इज याद रखना। अब इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं a1 इज लेस देन लैम्डा इनटू b1 लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं a2 इज लेस देन लैम्डा इनटू b2 लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं a3 इज लेस देन लैम्डा इनटू b3 एंड लैम्डा an इज लेस देन लैम्डा इनटू bn एंड सो ऑन। अगर हम इनको ऐड करें करस्पॉन्डिंग टर्म के साथ ऐड करेंगे इसी रिजल्ट के साथ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1 plus a2 plus a3 and dot 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 plus an and plus dot dot so on you can get is less than lambda into b1 plus b2 plus b3 and plus dot dot plus bn and plus dot dot so क्या कह रहे हैं। अब ये देखिए कि ये तो आपका b1 plus c2 plus c3 plus dot dot plus an ये तो सिग्मा an है, इसका तो यहाँ लिख दिया आपने सिग्मा an is less than lambda into b1 plus b2 plus b3 plus dot dot ये यही आपका क्या है सिग्मा bn is lambda into सिग्मा an, सिग्मा an plus lambda into sigma bn ऐसा है। तो ये आपका आ गया सिग्मा an lambda into sigma bn, ये आपका आ गया। अब जब आपने ये लिख दिया देख लिया तो इससे थोड़ा सा निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। इसको कहा गया हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम का these ratios to be finite since ratios of these are finite, therefore the greatest value lambda of these ratios is also finite. इनका रेशियो फाइनाइट है, इसका रेशियो फाइनाइट है, इसका रेशियो फाइनाइट है, इसका इनका ग्रेटेस्ट वैल्यू लैम्डा आपने क्या हुआ भी क्या फाइनाइट। अब इस इनफाइनाइट सीरीज में एक फाइनाइट नॉन जीरो स्केलर से लैम्डा क्या है, ये कहा गया नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्रॉपर्टी आपको बताइए किसी भी इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फर्स्ट टर्म में या किसी भी इनफाइनाइट सीरीज में अगर नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर सिग्मा bn का नेचर कन्वर्जेंट करता है या सिग्मा bn का नेचर डाइवर्जेंट करता है तो उसमें नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका नेचर क्या रहेगा, वही रहेगा, नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो इससे छोटा तो जब भी क्या होगा कन्वर्जेंट, अगर ये डाइवर्जेंट होगा तो जब भी क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। यही हम लोगों को प्रूव करना है। मतलब if sigma bn is convergent then sigma an is also convergent। अब इसकी बात हम लोग करेंगे। अब जरा सा डाइवर्जेंसी की बात करें। अभी आपने कहा लेट लैम्डा बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल दीस रेशियो, तो अब यहां हमने ले लिया लेट म्यू बी द लीस्ट वैल्यू। अब डाइवर्जेंट की बात करें, लेट म्यू बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ दीस, मतलब a1 b1 का जो रेशियो आ रहा है, a2 b2 का जो रेशियो आया, a3 b3 का जो रेशियो आया, an bn का जो रेशियो आया, इन सारे रेशियोज का जो लीस्ट वैल्यू का वह क्या है। अगर यह लीस्ट वैल्यू है इसका मतलब a1 अपॉन b1 का होगा म्यू से बड़ा होगा, थोड़ा सा इसी में लिखा है। a2 अपॉन b2 क्या होगा, म्यू से बड़ा होगा। a3 अपॉन b3 क्या होगा, म्यू से बड़ा होगा। an अपॉन bn क्या होगा, म्यू से बड़ा होगा। अब देखिए इसका अगर a1 इज ग्रेटर देन क्या मिलेगा आपको, म्यू इनटू
A2 is greater than आपको मिलेगा mu into A3 is greater than आपको मिलेगा mu into B2 and AN is greater than mu into BN। अब इनको हम जैसे पहले ऐड किए थे वैसे अगर हम ऐड करना शुरू करें तो पता चलेगा ये ग्रेटर देन mu into मिलेगा। ये जो रिजल्ट मिला अब यहाँ से ये फाइनलाइज होकर क्या है इसका सिग्मा AN is greater than mu into सिग्मा BN। इतना फिर आप सोचना शुरू करें, अरे भाई जब AN और BN का रेशियो नॉन जीरो एट फाइनाइट, इसके हर एक टर्म में करस्पॉन्डिंग टर्म से रेशियो नॉन जीरो एट फाइनाइट है, इसका तो जो लिस्ट वैल्यू न्यू है वह भी तो नॉन जीरो एट फाइनाइट वैल्यू। और अगर नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू से सीरीज में मल्टीप्लाई करें तो सीरीज के नेचर में ड्यू टू प्रॉपर्टी कोई परिवर्तन नहीं। अगर इस सीरीज के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो अगर सिग्मा AN आपका डाइवर्जेंट है तो सिग्मा BN भी क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। मतलब क्योंकि सिग्मा BN इज डाइवर्जेंट दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जब सिग्मा AN इज आल्सो डाइवर्जेंट एंड दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस। अब करना क्या थोड़ा सा समझें कि कंपैरिजन टेस्ट को हम अप्लाई कैसे करें, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे कंपैरिजन टेस्ट के से, तो चलिए देखा है मजेदार। चलिए थोड़ा सा इस पर भी फोकस किया है। कंपैरिजन टेस्ट में आपने दो सीरीज लिया, एक सिग्मा AN लिया है और दूसरा सिग्मा BN। और आपने कहा था सिग्मा AN का यानी क्या और सिग्मा BN का यानी इस पर हम लिमिटिंग ऑपरेशन लगाएंगे। जो वैल्यू आ रही है अगर वह नॉन जीरो, जो वैल्यू यह जो आ रहा है वह नॉन जीरो फाइनाइट, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू, तो या तो ये दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होगी या तो वह दोनों सीरीज डाइवर्जेंट। अब अप्लाई कैसे करेंगे, हमको तो एक ही सीरीज दी गई होगी, अगर एक ही सीरीज दी गई है अगर हमको एक ही सीरीज दी गई इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फर्स्ट एक ही सीरीज दी गई और एक ही सीरीज दी ही जाएगी। मान लीजिए सिग्मा AN दिया गया और इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फर्स्ट टर्म, तो पहला काम हमारा होगा कि उस सीरीज का nth टर्म लिखा जाए। फर्स्ट वन होगा फाइंड nth टर्म, फाइंड nth टर्म। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, फाइंड nth टर्म of the given series, of the given series and observe क्या ऑब्जर्व करना, जब nth टर्म आप फाइंड आउट करेंगे तो दो चीजें इसमें दिखेंगी तक समझने की कोशिश करें, या तो nth टर्म फाइनाइट होगा या तो nth टर्म ही क्या होगा इनफाइनाइट टर्म को अपने आप में कंटेन करता है। क्या है इस कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए इनफाइनाइट सीरीज का nth टर्म फाइंड आउट कर लीजिए, बस ओके। अब कहा गया उस nth टर्म को ऑब्जर्व करिए AN, या तो AN में AN स्वतः में फाइनाइट हो गया या स्वतः में इनफाइनाइट हो गया। अगर AN इनफाइनाइट हो गया तो AN जो आएगा उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ n न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम रिजर्व करें। अगर AN इनफाइनाइट हुआ तो AN इनफाइनाइट हुआ तो का रिजर्व हाईएस्ट powers of n in numerator and
देखिएगा क्या, अगर an इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, या तो या फाइनाइट सीरीज होगी या तो इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट नहीं, नॉट इनफाइनाइट, थोड़ा सा क्लियर कर देता है, an इज नॉट एन इनफाइनाइट। तो अगर वह इनफाइनाइट सीरीज नहीं है तो सीधे कहा इसको लपेट इसकी बात ना करते हैं, पहले वाले की बात करते हैं, पहले वाले की बात करते हैं। अगर an फाइनाइट है तो कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ n को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करिए, प्रिजर्व करिए, और प्रिजर्व करने पर जो सीरीज बनेगी उसी में से हम इसको डिसाइड कर देंगे, n को डिसाइड करेंगे। पहले एक प्रॉब्लम लेकर के देखते हैं, तब आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये एग्जांपल दे दिया, इसके साथ टेक्स्ट द सीरीज, टेक्स्ट द सीरीज, सीरीज है आपका 1/2 प्लस √2/5 प्लस √3/10 प्लस डाटा √n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 एंटर डाटा। इस सीरीज को आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, सिग्मा ऐसे अंडर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसके सॉल्यूशन पर आएंगे तो सबसे पहले इसका n टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो n टर्म ऑफ द सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल जो बताया उसी कर सकते हैं, n टर्म ऑफ द गिवन सीरीज डिनोट किससे करेंगे, an से। an इक्वल्स करते हैं अंडर n अपॉन n स्क्वायर प्लस याद रखा n स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब देखेंगे कहा गया है कि अगर n टर्म ऑफ द गिवन सीरीज फाइनाइट नहीं है, सॉरी इनफाइनाइट नहीं है, तो उस कंडीशन में करना क्या होगा कि हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। तो हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर क्या दिख रहा है, हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, n स्क्वायर। इसको प्रिजर्व करेंगे तो dn यहीं से जनरेट हो रहा है, ये हो गया आपका n अपॉन n स्क्वायर। n अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, ये n हो गया n टू द पावर हाफ और n टू द पावर हाफ अपॉन n स्क्वायर, n टू द पावर हाफ को डाउन करें तो जाएगा 1 अपॉन n टू द पावर 2 माइनस हाफ, क्या जाएगा 3/2। ये हो गया इक्वेशन। फिर से समझिए, सबसे पहले जो भी इनफाइनाइट सीरीज आप परफेक्ट करने की है उसका एरर। अब ऑब्जर्व करिए कि वह n टर्म फाइनाइट है या इनफाइनाइट। यहाँ देखिए तो n टर्म लिखा हुआ अंडर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 में एक फाइनाइट नंबर को डिनोट कर रहा है। अगर यह फाइनाइट है ताकि इसमें n के हाईएस्ट पावर ऑफ n को न्यूमरेटर में और हाईएस्ट पावर ऑफ n को डिनोमिनेटर में प्रिजर्व करें। तो हाईएस्ट पावर ऑफ n न्यूमरेटर में अंडर n और हाईएस्ट पावर ऑफ n डिनोमिनेटर में n स्क्वायर, सिंपलीफाई किया तो 1 अपॉन n की पावर 3/2। अब यही जो bn आपने लिखा है यही सिग्मा bn है। नाउ सिग्मा bn यही ऑक्सिलरी सीरीज है इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन n to the power 3/2, सिग्मा 1 अपॉन n to the power 3। याद है या सीरीज कुछ इज, ये आपके समझने के लिए लिखे जाना मत, कुछ इज same as auxiliary series, auxiliary
series. And therefore, by nature of auxiliary series sigma bn is convergent. याद रखना चाहिए, इसलिए कुछ अलग नहीं करना, is convergent because क्यों convergent? Because p की जगह क्या 3/2 and which is greater than, आपको समझाया गया था ऑक्सिलरी सीरीज में, प्रूफ करके बताया गया था कि अगर सिग्मा 1/n टू द पावर p के फॉर्मूला को p का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, इसका सिग्मा bn कन्वर्जेंट। अब कंपैरिजन टेस्ट के अनुसार सिग्मा an दी गई सीरीज यह भी कन्वर्जेंट होगा, लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा कि कंपैरिजन टेस्ट की क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर शो दैट सिग्मा an will be, या सिग्मा an मींस ये थोड़ा सा और जस्टिफाई करते हैं, गिवन सीरीज will be convergent when तब convergent होगा when limit n tends to infinite an upon bn is equal to limit n tends to infinite an, that is under root n upon n square plus 1, bn that is 1 upon n to the power 3 by an लिख दिया bn, और an upon bn आप कर रहे हैं। an upon bn करने पर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए ये क्या मिलेगा, लिमिट n tends to infinite an to the power of n और तो बाई हो जाएगा, तो हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n स्क्वायर कॉमन लेके हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये n स्क्वायर यहां से कॉमन लेके n स्क्वायर यहां से कॉमन लिया तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1 और यहां हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, हो जाएगा 1 upon 1 plus 0 and that is equal to 1, that is finite, which is finite and not। अब यहाँ से कह सकते हैं which is finite and non-zero, which is finite and non-zero। अब अगर ये फाइनाइट एंड नॉन जीरो तो इसका मतलब हुआ कि an और bn का जो रेशियो आया, nth टर्म दोनों सीरीज के nth टर्म का जो रेशियो आया लिमिटिंग ऑपरेशन लगाने पर क्या आया, नॉन जीरो आया। सो दैट बाय कंपैरिजन टेस्ट given series is convergent। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने लिया कि कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी कैसे हम चेक करते हैं, वो आपको समझाने की कोशिश की। कहा गया कि दो इनफाइनाइट सीरीज दी गई है, उसका nth टर्म लिख दीजिए और डिसाइड करिए कि वह nth टर्म फाइनाइट है अपने आप में या इनफाइनाइट। आपने डिसाइड किया कि nth टर्म फाइनाइट है, तो कहा वर्किंग मेथड क्या हुआ, कहा आप इसी में से आपको bn जनरेट करना है, ताकि हाईएस्ट पावर आप bn को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेक करना है, तो न्यूमरेटर में एक ही टर्म का होगा, यानी हाईएस्ट पावर आप bn डिनोमिनेटर में था n स्क्वायर चेक। अब इसको सिंपलीफाई करने का है, यही है
जो bn बनेगा वो लाइक एज हमेशा लाइक एज ऑक्सिलरी सीरीज और ऑक्सिलरी सीरीज का नेचर आपको पहले से डिसाइड प्लस अब सिग्मा bn क्या होगा सिग्मा 1 अपॉन क्योंकि n टू द पावर p की जगह 3/2 और आपका अगर p एक से बड़ा होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा तो चूंकि p की जगह 3/2 आया हुआ है या 1 से बड़ा है इसलिए यह सीरीज सिग्मा bn क्या होगी कन्वर्जेंट। अब सिग्मा bn कन्वर्जेंट तो हो गया तो क्या दी गई सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी तो उसके लिए आपको कंपैरिजन टेस्ट पे आना पड़ेगा। कंपैरिजन टेस्ट क्या करता है कंपैरिजन टेस्ट का मेथड अप्लाई करना है तो कंपैरिजन टेस्ट क्या करता है अब an और bn है दोनों के एडेड टर्म के रेशियो पर लिमिटिंग ऑपरेशन अप्लाई करके देखिएगा नॉन जीरो फाइंड an अपॉन bn किया सिंपलीफाई किया क्या आ गया 1 आ गया कम नॉन जीरो एंड फाइनाइट एंड नॉन जीरो and therefore according to comparison test sigma bn is convergent to sigma n is also यही आपका कंपैरिजन टेस्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम था। अब एक प्रॉब्लम आपके सामने और हम लोग कंसीडर करेंगे बट इसके बाद अब नेक्स्ट